तो बच्चों, आज हम लोग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय तथा बेश के प्रमेय के बारे में जानेंगे। ये फार्मूला आपका संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है और ये आपके बेश के थ्योरम का है। यहाँ आप ध्यान दो, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का फार्मूला आपको थोड़ा याद करना होगा। इसके लिए इससे आप बेश के प्रमेय का फार्मूला प्राप्त करना चाहते हो तो ये हटा दो यहाँ से, इस सिग्मेशन इस पूरे के पूरे को नीचे रख दो। बेश के थ्योरम में इस पूरे को नीचे रख दो तथा ऊपर इस सिग्मा वाला पार्ट जो है इसे हटा कर रख दोगे तो आपको बेश के प्रमेय का फार्मूला मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेश के प्रमेय जो है ये फार्मूले जो हैं हमें कैसे प्रश्नों को हल करने में सहायक होंगे। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय किसी एक सामान्य घटना की प्रायिकता निकालने के काम आता है। हमारे ई क्या है? सामान्य घटना है। ई एक सामान्य घटना है। अगर इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निकालोगे, और अगर प्रतिबंधित प्रायिकता निकालनी है तो बेश के प्रमेय से निकालोगे। ये बता रही है बेश के प्रमेय के अनुसार यदि घटना ए घटित हो गई है तो ए आई से घटित होने की प्रायिकता आपको बेश के प्रमेय से निकलेगी। सबसे पहले हम ये जाने कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाना हो या बेश के प्रमेय लगाना हो तो हम पहले ये चुनेंगे, यदि सामान्य घटना की प्रायिकता निकालनी है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे, और यदि प्रतिबंधित घटना की प्रायिकता निकालनी है तो आपको बेश के थ्योरम लगाएंगे। और प्रश्न के अनुसार इन दोनों प्रमेय में केवल आपको पी ई आई चाहिए और पी ई बाई ई आई चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है तो इन दोनों में से किसी फार्मूले को आप आसानी से लगा सकते हो। तो आगे चलते हैं, हम आपको बता दें कि ई आई क्या है। ई आई ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्जी होती हैं। ध्यान देना, ए आई ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्जी हैं, निःशेष हैं और इनकी प्रायिकता शून्योत्तर है। अर्थात ए आई के बारे में थोड़ा हम विस्तार से इस तरह से विचार करें। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 थैले हैं। प्रश्न में ऐसे दिया रहता है कि 3 थैले हैं, इसमें से आपको एक गेंद निकालनी है। अब बात है कि इन थैलों में कैसे गेंदें हैं। मान लो कुछ लाल रंग के गेंदें हैं, कुछ सफेद रंग की गेंदें हैं। इसमें भी कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफेद रंग के हैं। इसमें भी कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफेद रंग की गेंदें हैं। तो हमको बताओ, इन थैलों में से केवल आपको एक गेंद निकालना है। एक गेंद निकालना है, चाहे पहले से निकाल लो, चाहे दूसरे से निकाल लो, चाहे तीसरे से निकाल लो। तो एक गेंद निकालोगे तो अगर पहले थैले से निकालोगे तो अन्य दोनों से नहीं निकालोगे, यानी किसी एक ही थैले से गेंद निकालोगे। इसका मतलब है कि गेंद निकालने की घटना, यदि पहले थैले से गेंद निकालने की घटना E1 मान लें, दूसरे से E2 मान लें, तीसरे से E3 मान लें, तो EI बराबर हम लिख सकते हैं। यहाँ हम I बराबर क्या लेंगे? 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि थैला पहला, दूसरा, तीसरा, हमारे पास 3 ही थैले हैं। यदि पहले थैले से गेंद निकालते हैं तो ये घटना क्या होगी? E1 होगी। दूसरे थैले से गेंद निकालते हैं तो ये घटना क्या है? E2 है। तीसरे थैले से गेंद निकालते हैं तो ये घटना क्या है? E3। तो E1, E2, E3 ये हमारी EI कहलाती हैं। EI मीन्स ऐसी घटनाएं। I का मान यहाँ 3 इसलिए मिला कि 3 ही थैले हैं। अगर 2 थैले होते तो हम I बराबर 1 और 2 लिखते। 1 और 2 3 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ 3 थैले हैं इसलिए 1, 2, 3 लिख करके I1 लिखेंगे तो E1 मिल जाएगा, 2 लिखेंगे तो E2, 3 लिखेंगे तो E3। अब हम ये देखते हैं कि हमने थैलों से गेंद निकालने की घटना को ही हमने E1, E2 और E3 क्यों माना, या ऐसे ही हमने EI क्यों माना। तो पहली बात है, EI ऐसी घटना है जो अपवर्जी होनी चाहिए, यानी इनमें से कोई एक घटित होती है तो अन्य घटित ना हो। तो आप समझ गए, पहले से निकालोगे तो अन्य दोनों से नहीं निकालोगे, या दूसरे से निकालोगे तो पहले तीसरे से नहीं निकालोगे। निःशेष होने का मतलब कि इनकी प्रायिकताओं का योग 0 हो। ध्यान देना, घटनाएं निःशेष होने का मतलब जिनको EI मानोगे उनकी प्रायिकता तोड़ोगे तो प्रायिकता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो,
E1 की प्रायिकता कितनी होगी? P(E1) = 1/3। इसमें से भी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3 होगी। फिर Pe3 क्या होगी? ये भी 1/3 होगी। इस तरह से यदि तीनों को जोड़ोगे 1/3 धन 1/3 तो 1 आ जाएगा, अर्थात नहीं शेष भी है और इसमें से किसी की प्रायिकता शून्य नहीं है, न तो इसकी प्रायिकता 0 है, न तो इसकी, न तो जैसी। अतः हमें ध्यान देते हैं कि प्रश्न में हम पढ़ते ही देख लेते हैं कि यदि कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिनकी प्रायिकता का योग 1 है तो हम उन्हीं को मान लेंगे AI, यानी E1, E2, E3 और En मान लेंगे। इसके बाद बात आती है Pe/Ei, तो E/EI को हम प्रश्न के अनुसार बात करेंगे। तो आइए चलते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेच के थ्योरम पर। हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। तो बच्चों यहाँ है क्वेश्चन कि 3 थैले हैं, पहले में 2 लाल 3 सफेद गेंदें हैं, दूसरे थैले में 3 लाल 4 सफेद गेंदें हैं, तीसरे थैले में 4 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। इनमें से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि वह लाल है तो दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता। तो आइए देखते हैं। मान के चलो आपके पास ये 3 थैले हैं, पहला थैला है, दूसरा थैला है, और पहले में लाल गेंद कितनी है? रेड वाली है 2 ठो, और व्हाइट वाली कितनी है? 3 ठो। और दूसरे थैले में से थोड़ा बना लो, लाल वाली 2 है, व्हाइट वाली 3 है। दूसरे थैले में लाल वाली 3 है और सफेद वाली 4 है। तीसरे में लाल वाली 4 गेंद है, सफेद वाली 3 गेंद। इनमें से एक थैला चुना गया, एक गेंद निकाली जाती है, थैला चुनकर एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके लाल होगी, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। माना पहले थैले के चुनाव की घटना E1, दूसरे थैले के चुनाव की घटना E2, तीसरे थैले के चुनने की घटना E3। पहले थैले के चुनने की घटना हम E1, यदि हम पहले को चुनते हैं तो इस घटना को E1 मानेंगे। दूसरे थैले को चुनकर गेंद निकालना है तो दूसरे के चुनाव की घटना को E2 मानोगे, और तीसरे थैले के चुनाव की घटना को आप क्या मानोगे? E3। तो ऐसा हम लिखते हैं कि हमारा पहले थैले के चुनने की घटना E1, दूसरे थैले के चुनने की घटना E2, तीसरे थैले के चुनने की घटना E3 है। तो हम ये देखें कि Pe1 = 1/3, Pe2 भी 1/3 है, और Pe3 = 1/3। क्योंकि सबके चयन की संभावनाएं समान है तो हमने इसको EI हमने यही माना है। EI बराबर हमारा क्या है? E1, E2, E3। I का मान कितना होगा? 1, 2, 3। I = हम क्या लिख सकते हैं? I = 1, 2, 3। तो E1, E2, E3। अब हम ये देखते हैं कि अपवर्जी है। अपवर्जी इसलिए है कि एक से निकालोगे तो अन्य से नहीं निकालोगे, पहली शर्त पूरी हुई। निशेष इसलिए है कि इनकी प्रायिकताओं का योग क्या? 1 है। प्रश्न में हमें यही ध्यान देते हैं कि E1, E2, E3 यानी EI हम उसी को मानते हैं जो अपवर्जी हो, निशेष हो। तो अपवर्जी हो गई, थैले से गेंद का चयन अपवर्जी है, किसी एक से निकालोगे तो अन्य से है निकालोगे। निशेष होने का मतलब उनकी प्रायिकताओं का योग 1 हो जाए, तो निशेष हो गया, इनकी प्रायिकता का योग क्या? 1 है, तथा इसमें किसी की प्रायिकता शून्य नहीं है। अब हम ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निकाली गई गेंद लाल होने की घटना। माना निकाली गई गेंद लाल होने की घटना बराबर E है। निकाली गई गेंद लाल होने की घटना E है, तो आपको PE निकालना है। क्या निकालना है? PE।
पीई निकालना है। ये बताओ, यहाँ सामान्य घटना है, निकाली गई गेंद लाल हो, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, निकाली गई गेंद लाल हो तो पीई निकालना है। इसके लिए हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय निकालते हैं। पहले इस फार्मूले का हम लिखते, फिर इसका विस्तार करेंगे। तो पीई बराबर कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, यहाँ पीई बराबर कैसे लिखेंगे। पी बराबर आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू n, आई इक्वल टू 1 से n। तो हम यहाँ देखते हैं आई के कितने मान मिलते हैं। आई के मान है 1, 2 और 3। क्यों मिलते हैं कि यहाँ 3 थैले हैं, थैलों से गेंद निकालने की घटना ही ई आई है। पहले थैले से निकालोगे तो E1 लिखोगे, दूसरे से E2, तीसरे से E3। तो आई के 3 मान होते हैं 1, 2। यहाँ पर इस प्रश्न में आई के 3 मान है, 1, 2 और 3। तो यहाँ हम बारी बारी से एक बार 1 लिख के ये फार्मूले को लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिख के इसे लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आई के यहाँ 3 लिख के इसे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। इसलिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का शॉर्ट फॉर्म है फार्मूले का। इसको थोड़ा विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं कि आई के जितने मान हैं उनको बारी बारी से रखते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे होता है। पी पहले हम लिखेंगे 1, आई बराबर क्या लिखेंगे 1, पी E1, तो फिर लिखेंगे पी ई बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ई बाई E2, E बाई E2 प्लस पी E3 इंटू पी ई बाई E3। इस फार्मूले में देखिए P1, P2 और P3 हमें पता है। कितना पता है, ध्यान दो। P1 की वैल्यू 1/3 गुणे, अब ये देखो P1 तो हमने रख दिया है, फिर यहाँ P2 हमने 1/3 रख दिया है, फिर यहाँ P3 1/3 रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, Pe बाई E1। इसके लिए आप ध्यान दो, अगर आपको Pe बाई E1 चाहिए तो आइए देखते हैं P बाई E1 क्या कहता है। इस अर्थात E1 के घटित होने के बाद E के घटने की प्रायिकता। यदि E1 घटित हुई है, E1 घटित होने का मतलब भले भांति समझ लो, इसको समझ लोगे तो ये तीनों समझ में आ जाएंगे। यदि E1 घटित हुई है अर्थात गेंद पहले थैले से निकली है तो E मीन्स लाल होने की प्रायिकता। E क्या है, लाल होना। आपका E क्या है, लाल होना। E1 घटित होने के बाद E लाल होने की प्रायिकता, अर्थात E1 घटित हुई है माने गेंद पहले थैले से निकली है तो E के घटने की प्रायिकता यानी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो Pe बाई E1 का मतलब कि पहले थैले से गेंद लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 2/5 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/5। अब इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे Pe बाई E2। E2 घटित हुई है यानी गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है तो E के घटने की प्रायिकता यानी लाल के होने की प्रायिकता तो 3/7। ये और अब हम यहाँ देखते हैं Pe बाई 3 यानी गेंद तीसरे थैले से निकली, 3 घटित हुई है यानी तीसरे थैले से निकली है तो लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंदें कितनी है, 4, कुल गेंदें कितनी है 7, 4/7। तो इसको जोड़ दोगे P निकल जाएगा, P इक्वल टू 2/15 धन 1/7 धन 4/21। अब इसको हल कर लोगे तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना जब हम ये दूसरा निकालेंगे तो P की वैल्यू हमें यह मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, निकाले गए गेंद लाल होने की प्रायिकता। इसे हल कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि वह लाल है तो दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता। यदि वह लाल है, कौन सी घटना घट गई है, लाल होने की घटना। तो लाल होने की घटना को हमने क्या माना था, लाल होने की घटना को हमने E माना था। लाल होने की घटना बराबर E हमने माना था ना, ये माना लाल होने की घटना क्या है E। तो कहा यदि वह लाल है P,
लाल है माने लाल ई घट चुकी है, तो दूसरे थैले से निकलने की घटना E2 की प्रायिकता। यदि वह लाल है तो दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता, यदि वह लाल है तो दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता। ऐसे ही कह सकता था कि यदि वह लाल है तो पहले थैले से निकलने की घटना तो हमें I1 लगा देते, यदि वह लाल है तो तीसरे थैले से निकलने की घटना तो हमें I3 लगा देते। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में प्रतिबंध आ गया, अगर प्रतिबंध है तो बेज लगेंगे, बेज के थ्योरम से हल करेंगे। तो P(E2/E) निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यह फार्मूला लगाओगे, माने आपको यहाँ निकालना है तो P(E2/E) यदि वह लाल है तो दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता, इसके लिए बेस थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व में बेस थ्योरम लगाएंगे PEI। यहाँ ध्यान दो, अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ E2/E है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे P(E2/E) I यहाँ क्या लिखेंगे 2/E, तो हम क्या लिखेंगे P(E2) into PE/E2। क्यों? क्योंकि I यहाँ 2 है, I यहाँ 2 लिख दोगे तो ऊपर यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे P(E2/E) इक्वल टू P(E2) into PE/2। और फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे सेम यही बातें उठा के लगा देंगे जो कि हम पहले निकाले थे, यही बातें यहाँ उठा के लगा देंगे। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, तो नीचे हो जाएगा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE2 PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। इस तरह से आप समझ रहे हो, हमको निकालना होगा PE2/E। तो हम क्या करेंगे PE2 कितनी है, PE2 इसको चयन की प्रायिकता, दूसरे थैले के चयन की प्रायिकता कितनी है 1/3। E1 इसकी चयन की घटना PE1 = 1/3, PE2 = 1/3 गुणे PE/E2। यदि दूसरे को चयन किया गया है तो लाल निकलने की प्रायिकता 3/4 बटा ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे PE1 इसको चयन की क्रिया 1/3 है इंटू PE/E1, यानी इसको चुना गया तो लाल निकलने की प्रायिकता 2/5 है। ध्यान दो E/E1 पहले थे E1 घटित होते हैं, यानी पहले को चुना जाता है, तो E यानी लाल निकलने की प्रायिकता, लाल 2 है, कुल 5 है, 2/5। फिर इसी तरह से PE3 के यहाँ 1/3 लिखेंगे, फिर इसको चुना जाता है तो लाल के निकलने की प्रायिकता 3/7 लिखेंगे, फिर PE3 भी 1/3 लिखेंगे, और इसको चुना जाता है तो लाल के निकलने की प्रायिकता 4/7 रखेंगे। फिर इसको आप हल कर लोगे तो आपको निकल जाएगा। ऐसे आप मैथमेटिकली इसे जोड़ सकते हो, फ्रिक्शन है, भिन्न है, इसे हल कर लोगे तो आपको ये प्रश्न हल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि बोल्ट बनाने वाली एक कंपनी है, इसमें 3 मशीनें हैं, मशीन A, B और C है। 25% बोल्ट मशीन A से, 35% बोल्ट B से और 40% बोल्ट मशीन C से बनता है तथा इनके क्रमशः 2%, 4% तथा 6% बोल्ट खराब बनते हैं। अब हमको एक चीज बताइए, आपके पास बोल्ट बनाने वाली एक कंपनी है, उसके पास 3 मशीनें हैं A, B, C। अब ये बता रहा है कि मशीन A 25% बोल्ट, जो जितने बोल्ट बनते हैं उसका 25% मशीन A से बनता है, 35% बोल्ट मशीन B से बनता है और 40% बोल्ट मशीन C से बनता है। यानी कोई बोल्ट अगर बना है तो या तो A से बना होगा, या तो B से बना होगा, या तो C से बना होगा। तो हम देखते हैं कि ABC मशीन ABC से बनने वाले बोल्टों की प्रायिकता
25%, 35%, 40%, यानी जोड़ोगे तो कितने हो जा रहे हैं? 100%। 100% मीन्स 1। तो अब यहाँ इस प्रश्न में हम ई आई किसको मानेंगे? ई आई मशीन ए बी और सी से बोल्ट बनने की घटना को ई आई मानेंगे। तो मशीन हमारे पास 3 है, ए बी सी, तो आई का मान हम लेंगे 1 2 3, तो E1 ई आई की जगह E1 मिलेगा। E1 मीन्स मशीन ए से बनने की घटना E1 हम मानेंगे। माना मशीन ए से बोल्ट मशीन ए से बनने की घटना क्या है? E1 है। तो सॉल्व में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना मशीन ए बी एवं सी से बोल्ट बनने की घटनाएं क्रमशः E1, E2 एवं E3 हैं। तो P1 कितना होगा? 25%, 25/100 बराबर 1/4। P2 मशीन बी से बनने की घटना है 35/100 बराबर 7/20। 5 7 35, 5 20 100, 7/20। P3 तीसरी मशीन से बनने की घटना 40/100 इक्वल टू 2/5। 0 से 0 2/5। तो इस तरह से देखते हैं, इनको जोड़ोगे 25/100, 35/100, 40/100, तो प्रायिकता 1 हो जाएगी। और इसका मतलब ये शून्योत्तर हैं, सॉरी निशेष हैं, इनकी प्रायिकता 1 है, निशेष है। और अगर कोई बोल्ट बी ए से बनता है तो बी सी से नहीं बना होगा, यानी किसी एक ही मशीन से बना होगा, तो क्या है? अपवर्ज्य है। किसी मशीन से बोल्ट बनने की घटना अन्य मशीनों से बोल्ट बनने की घटनाओं के अपवर्ज्य है। यानी कोई बोल्ट अगर आप चुनते हो मशीन ए से बना है तो बी और सी से नहीं बना होगा, यानी मशीन ए से बना है माने E1 घटित हो गई है, तो E2 और E3 घटित नहीं होगी। जो आप बोल्ट चुन लिए हो वह मशीन ए से बना है माने E1 घटित हुई है, तो वह बोल्ट एक बोल्ट एक ही मशीन से बना होगा। अगर ए से बना है तो बी सी से नहीं बनेगा, माने जो बोल्ट आपने उठाया है वह मशीन ए से बना है, यानी E1 घटित हुई है, E2 E3 घटित नहीं हुई है। तो इसीलिए हमने मशीनों से बोल्ट बनने की घटनाएं, मशीन ए बी सी से बोल्ट बनने की घटनाएं को E1 E2 E3 मान लिया, और यही हमारे क्या है? प्रत्यक्ष समष्टि का विभाजन करती हैं, और यही हमारी ई आई का काम करेंगी। आई बराबर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? यदि वह बोल्ट खराब है, प्रश्न में एक और घटना दे दिया कि बोल्ट खराब होना। यदि वह बोल्ट खराब है तो हम मानेंगे, माना खराब होने की घटना ई है, माना बोल्ट खराब होने की घटना ई है, खराब होने की घटना बराबर ई है। और अब आपको प्रश्न निकालना कि यदि वह खराब है तो मशीन सी द्वारा बने होने की प्रायिकता, यदि वह खराब है माने घटना ये घट चुकी है, हमें निकालना है प्रायिकता। देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में यदि वह खराब है यानी ई घट चुकी है, खराब है मानी ई घट चुकी है, तो मशीन सी द्वारा बनने की घटना क्या है? E3। यदि वह खराब है तो सी द्वारा बनने की प्रायिकता, सी द्वारा बनने की प्रायिकता क्या है? E3। तो यदि खराब है माने ई घट चुके हैं, तो सी द्वारा बनने की प्रायिकता यानी E3 की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसके लिए देखो यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगा दिया तो हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रतिबंधित प्रायिकता हमारे बेस थ्योरम से निकलेगी, सिंपल प्रायिकता हमारी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निकलेगी।
तो आओ हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। Pe3/E, तो आई के यहाँ क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो यहाँ भी ऊपर भी आई के यहाँ हम 3 लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे ध्यान दो, Pe3/E इक्वल टू Pe3 इंटू Pe/3, ध्यान देना है। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे आई बराबर 1 से n, n का मतलब यहाँ 3 मशीन ABC हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब हम 1 से शुरू करेंगे 3 तक यहाँ लिख के विस्तार करते हुए जोड़ते जाएंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर ठन लगा के 2 आई बराबर 2 लिख के रख देंगे, फिर ठन लगा के आई बराबर 3 रख के लिख देंगे। तो आओ लिखते हैं Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 इंटू Pe/3। अब हम इनका मान रखते हैं Pe3, क्लियर बात है, 2/5 गुणे, अब आओ देखते हैं Pe/3 यानी E3 घटित हुई है। E3 क्या है, C द्वारा बनने की घटना। यदि मशीन C द्वारा बनाई गई है, यदि E3 घटित हुई है मैंने बोल्ट C द्वारा बना है, तो ये मीन्स खराब होने की प्रायिकता। इसको यही आपको समझना है, इसको समझना, इसको समझना, इसको समझना। तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल तीनों एक जैसे हैं। अब इसको समझ लोगे तो ये दोनों सीधे उठा कर रख दोगे। कैसे रखोगे, ये Pe/3, E3 घटित हुई है यानी बोल्ट मशीन C द्वारा बना है। C द्वारा बनने की घटना क्या है, E3। बोल्ट मशीन C द्वारा बना है तो खराब होने की प्रायिकता। तो आइए पढ़ते हैं इनसे क्रमशः 2%, 4%, 6% बोल्ट खराब बनते हैं। मशीन A से कितने प्रतिशत बोल्ट खराब बनते हैं, 2%। या मशीन A द्वारा बनाए गए खराब बोल्ट कितने हैं, 2% हैं। B द्वारा बनाए गए खराब बोल्ट कितने हैं, 4% हैं। C द्वारा बनाए गए खराब बोल्ट कितने हैं, 6% हैं। तो ये क्या कह रहा है, C द्वारा बनाए गए खराब बोल्ट की प्रायिकता, E मीन्स खराब बोल्ट, E3 माने E3 मीन्स C द्वारा बनाए गए खराब बोल्ट की प्रायिकता 6%। 6% माने 6/100, 6/100। आप चाहो तो इन्हें अलग कहीं लिख सकते हो, Pe/3 इक्वल टू 6/100। आप ऐसे चाहो तो यहां लिख सकते हो Pe/3 इक्वल टू 6/100, और ऐसे ही इसी क्रम में आप चाहो तो लिख सकते हो Pe/E1 यानी पहली मशीन से बना हो तो 2/100। फिर लिख सकते हो Pe/E2 इक्वल टू लिख सकते हो 4/100 ऐसे लिख सकते हो। तो इनकी वैल्यू उठा के आप चाहो तो यहाँ बारी बारी से रख सकते हो। तो इस तरह से देखो क्या आया आपका, A आ गया। अब Pe1 क्या है, Pe1 बराबर 1/4 गुणे Pe/E1 माने यदि पहली मशीन से A से बना हो तो खराब होने की प्रायिकता Pe/E1 इक्वल टू 2/100। मशीन A से बना है तो खराब होने की प्रायिकता कितनी है, तो 100 पर 2%। A से बना है, E1 घटित हुई है यानी A से बना है तो खराब होने की प्रायिकता 2/100 प्लस Pe2 बराबर 7/20 गुणे यदि Pe/2 यदि E2 घटित हुई है यानी B से बना है तो खराब होने की प्रायिकता 4/100। Pe2 बराबर 4/100। Pe3 क्या है, 2/5। Pe/3 6/100 यानी तीसरी से बनी है तो खराब होने की प्रायिकता। बस आपका काम है ऐसे हल कर लोगे, Pe3/E आपका निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करके तीनों जोड़ दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। इस तरह से दूसरा
पहला प्रतिबंध निकल गया। यदि वह खराब है तो मशीन सी द्वारा बनी होने की प्रायिकता, यदि वह खराब है, ए घट चुके हैं तो E3 घटने की प्रायिकता यानी सी द्वारा बनने की प्रायिकता इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद दूसरे काम देखते हैं, चुने गए बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता। चुने गए बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता यानी आपको निकालना है पीई। सिंपल सी बात है, खराब होने की घटना क्या माने हो, ई माने हो। बोल्ट के खराब होने की घटना ये है तो चुने गए बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता पी निकालना है। पी निकालना है तो ये निकालना है, और ये चीज कहाँ है, नीचे है, तो आपका ये वाला पार्ट क्या है, पीई है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप पीई निकालना चाहो, पीई चुने गए बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, तो बस नीचे वाला रख देंगे 1/4 गुणे 2/100 प्लस 7/20 गुणे 4/100 प्लस 2/5 गुणे 6/100। इस तरह से आप देखते हो। ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर केवल पी निकालनी है, सिंपल से घटना पी निकालनी है, तो इसमें नीचे वाला ये पी है, ये क्या है, पी है। इस फार्मूले में इसको हटा के आप पीई भी लिख सकते हो। इस फार्मूले में इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, इस पर और सारे न्यूमेरिकल अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप इस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम में आप इस बात को ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप EI छाटो। तो इसे छाटना है PEI और PEI। PEI छाटो, EI ऐसी घटनाएं होंगे जो जिनकी प्रायिकता का योग 1 होगा, पहली शर्त। दूसरी बात, अगर उनमें से एक घटित होती है तो अन्य नहीं घटित होंगी। एक समय में केवल एक ही घटित होगी, अन्य घटित नहीं होंगी, अर्थात वो अपवर्जी है। और तीसरी बात, उसमें किसी की प्रायिकता शून्य नहीं है। जब ये छांट लेते हो तब यह विशेष घटना है PE/EI। PE/EI इसको छांटना पड़ेगा। जैसे आपने अभी देखा कि 2 क्वेश्चन मैंने दिया था कि यदि गेंद पहले थैले से निकाली गई, मैंने A1 घटित हुई, तो E लाल होने की प्रायिकता पहले उदाहरण में आपको दिया था। और यहाँ दो जो बोल्ट वाली मशीन थी ABC, यदि पहले से A से बनने की घटना A1, B से बनने की घटना A2, C से बनने की घटना E3 हमने माना था, और खराब होने की घटना क्या माना था, E। क्या खराब होने की घटना को हमने E माना था। तो वह कह रहा है कि यदि E1 से घटित पहले मशीन से बनी है तो खराब होने की प्रायिकता आपको दिया गया था 2%, 4% और 6%। इस तरह से बेहिचक इन दोनों थ्योरम को बड़ा इजीली लगा लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, भली बातों क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, छांटो और फॉर्मेट पर रख के हल करो। इसलिए इन दोनों EI छांटना अगर आपको आ गया, PE/EI छांटना आ गया, तो संपूर्ण प्रायिकता और बेस थ्योरम पर आने वाले हर प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको अगले क्लास में देंगे। तब तक चलो।